अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो वो मेहरबान, रहीम और रहमान है। उसी ने इस दुनिया को तख्लीक किया, इस कायनात को तख्लीक किया। सब हम्द सना सब हम्द सना उसी को ज़ेब देता है कि वो खालिक व मालिक है। दरूद पाक का नजराना हम पेश करते हैं आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जिनकी बदौलत हमने जाना कि हमारा रब कौन है और हमें उसकी किस तरह इबादत करना चाहिए। मैं आप तमामी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस वेबिनार सीरीज के 7वें दिन में। हमने स्कॉलरशिप स्कीमों का से शुरुआत की थी हमारे वेबिनार सीरीज की। मैं इसके बारे में मुख्तसर बातें बता दूं आपको कि ये वेबिनार सीरीज जो समर कौमी वेबिनार सीरीज के नाम से जारी है, समर एकेडमी मालेगांव के तहत ये प्रोग्राम हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद ने अपना ताउन पेश किया है। जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज के तलबा, ग्रेजुएट तलबा, पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। इस 30 दिन में हम इंशाअल्लाह स्कॉलरशिप स्कीमों और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप लोगों से बातचीत करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको हमें जितना पता है उतनी हद तक और उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह हम आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज 17 अगस्त बरोज़ पीर का ये प्रोग्राम हमारा 7वां प्रोग्राम है हमारी सीरीज़ का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पहली जमात से लेकर जहाँ तक कोई भी बच्चा तालीम हासिल करना चाहता है, कोई भी तालिब इल्म तालीम हासिल करना चाहता है, हम वहाँ तक की स्कॉलरशिप स्कीमों की मालूमात यहाँ पर दें। आज हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मौजूद स्कॉलरशिप स्कीमों की बात करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के सदर हैं मोहतरम सलीम मोहिउद्दीन साहब। ये श्री शिवाजी कॉलेज परभनी के शोबा उर्दू के सदर हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हमारे प्राइम गेस्ट हैं प्रोफेसर अब्दुल माजिद अंसारी साहब, वाइस प्रिंसिपल महाराष्ट्र कॉलेज मुंबई। हमारे मेहमानान में बतौर खास शामिल हैं मोहतरम मोहम्मद शफी अनवरी साहब, बीड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, सलाम एजुकेशनल सोसाइटी के सदर हैं। हमारे दरमियान मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। ये एशिया एक्सप्रेस औरंगाबाद के एडिटर इन चीफ हैं मोहतरम खलील अब्बास साहब, जो शहर मालेगांव के मशहूर अखबार शामनामा के मशहूर सहाफ़ी हैं मालेगांव के। इसी तरह हमारे दरमियान मोहतरम रियाजुल खालिक साहब मौजूद हैं, जो कामठी से ताल्लुक़ रखते हैं, रब्बानी हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर हैं। हमारे दरमियान मोहतरम जान मोहम्मद साहब हैं, लाजवाल नाम का जो एक रोज़नामा है कश्मीर का, उसके एडिटर हैं। उसी के साथ मोहतरम मोहम्मद महबूब साहब, ये जहीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और वकाराबाद तेलंगाना के उर्दू गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में लेक्चरर हैं। जैसा कि मैंने बताया कि समर एकेडमी और महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद का ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमारे समर कौमी वेबिनार सीरीज के मजलिस मुशावरत के बेशुमार मेंबरान जो हैं ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। हमने शुरू के 3 दिन हमने स्कॉलरशिप स्कीमों में हिस्सा लेने वाले तलबा को बताया कि कौन सी चीज़ें हमें करना चाहिए, हमें किन बातों से बचना चाहिए और क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बच्चों ने उसको समझा, सरपरस्तों ने समझा। हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें नेशनल स्कॉलरशिप
पोर्टल के जरिए ऑपरेट की जाती है। वहीं पर तलबा का इनफरादी रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं पर तलबा को तमाम स्कॉलरशिप स्कीमों की मालूमात मिलती भी है और वहीं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की स्कीमों के बारे में बताने के लिए और उससे मुतालिक आपको बाखबर करने के लिए। आपको एक बात बता दूं कि हमने इस कौमी वेबिनार सीरीज के लिए एक गूगल फॉर्म जारी किया था। गूगल फॉर्म के ज़रिए हमारे पास जो एंट्री हो रही है, हमने उन तमाम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है और हम स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे इस वेबिनार सीरीज में शिरकत की है उनको हम मालूमात देंगे और हम मुसलसल उनके साथ इंशाअल्लाह जुड़े हुए रहेंगे। एक बात आ रही है कि उसका व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी जानिब से कोई मालूमात नहीं आ रही है, तो ये दुरुस्त है और उसकी एक ख़ास वजह है। जैसा कि जिक्र किया गया था कि 16 अगस्त को स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होगा, तो वो वहाँ पर जब ओपन होगा तो इस साल के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीमें हैं वो वहाँ पर उनका अनाउंसमेंट आएगा। जब वहाँ पर अनाउंसमेंट आएगा तो वो तमाम स्कीमें जो पिछले साल थी, इम्कान है कि वो तमाम स्कीमें उनका फिर से ऐलान होगा। मगर चूँकि हर साल ये एक अंदाज़ा होता है कि कुछ न कुछ शराइत में, ज़वाबित में और दीगर बातों में तब्दीली होगी, तो इसीलिए हम रुके हुए हैं ताकि पिछली मालूमात को अभी हम यहाँ पर कम दोहराएं और जब सही ढंग से अनाउंसमेंट हो जाएगा, इस साल की तमाम बातें हमारे सामने आ जाएंगी, तो फिर उस वक्त हम उन स्कीमों के बारे में हमारे ग्रुप में तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे और वहाँ पर एक एक स्कीम के बारे में हम पूरे तौर पर रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सुकून से रहिए, इंशाल्लाह हम आपको तमाम बातें बताते रहेंगे, तमाम चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। आज स्कॉलरशिप पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो स्कीमें मौजूद हैं, जो जिनका हमने इससे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जितनी स्कीमें मौजूद हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर देख चुके हैं और बकिया स्कीमों के बारे में हम आज देखेंगे और कल से इंशाल्लाह हम दीगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीमों का के बारे में जानेंगे। परसों एनजीओ के जरिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, हम उसका इल्म हासिल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी स्कॉलरशिप ऐसी हैं जिनमें फॉर्म भरकर मंजूरी के बाद हमारे बच्चे, आप लोग बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करने का मौका हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर जो मैंने बयान की। अब मैं चाहूँगा कि आपके सामने स्क्रीन शेयर हो। मैं तमाम ही लोगों का एक मरतबा फिर से इस्तकबाल करता हूँ। हम अपने मेहमानों की तरफ लौटेंगे इंशाल्लाह और बहुत जल्द लौटेंगे। पहले हमारी ये मालूमात जो है यहाँ पर हम देख लें, शेयर कर लें और उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। ये आपके सामने ओपन है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये आपने इससे पहले भी देखा है, उससे पहले भी आप खुद भी देखते रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद स्कॉलरशिप स्कीमें हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन को देख चुके हैं। उसके नीचे सेकंड नंबर के बारे में हमने कल बात की थी। अब तीसरे नंबर पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसकी स्कीमों के बारे में हम जानेंगे। ओपन करो। तीन नंबर, उसके बाद वाली नीचे है। हाँ, यहाँ पर
यहाँ पर आपके सामने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो स्कीम है ये ओपन है, पीडीएफ फाइल। इससे मुतालिक हमने अब कुछ मालूमात को आपके लिए मुख्तसरन पेश किया था। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीमों के बारे में हम बताएंगे। ये स्कीमें कई तरीके से आपके सामने आती हैं। आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने ओपन है एनजीओ के लिए जो स्कीम है वो एनजीओ के लिए इस एनजीओ के लिए इस मिनिस्ट्री में स्कीम है जो हमारे समाजी अदारे हैं, समाजी फलाही अदारे, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चाहें तो इस स्कीम में जाकर वहाँ पर मौजूद कई स्कीमों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद उनको वो स्कीमें वहाँ पर मिल सकती हैं और जिससे वो अपनी कौम के बच्चों को उसका फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। वज़ाइफ में स्कॉलरशिप स्कीमों में यहाँ पर ओबीसी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसका जिक्र किया गया है। ओबीसी तलबा के लिए यहाँ पर ऊपर है ओबीसी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओबीसी तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है। वो जो नेशनल लेवल की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये स्कीमें उससे अलग है। ये ओबीसी के लिए, इसमें सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट जो हैं ये फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी ओबीसी के लिए है। यहाँ पर एक स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर डीएनटीज के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। डीएनटीज जो डी नोटिफाइड एनटीज है उनके लिए एक अलग से प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ईबीसी के लिए हमने इससे पहले सवाल किया गया था कि ईबीसी के लिए कौन सी स्कॉलरशिप है। यहाँ पर ईबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मौजूद है। नेशनल फेलोशिप भी है जो काबिल बच्चों को दी जाती है। ओबीसी के हॉस्टल की भी फैसिलिटी ओबीसी बॉयज और गर्ल्स के लिए है। डीएनटी बॉयज, डी नोटिफाइड एंटीज के लिए जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके लिए हॉस्टल्स की तामीर के लिए भी एक स्कीम है। मुफ्त कोचिंग है, इसमें एक स्कीम है। तालीमी कर्जे भी हैं और तालीमी कर्जों पर सूद सब्सिडी की स्कीमें भी हैं और माशी तरक्की के लिए भी स्कीमें वहाँ पर मौजूद हैं। आपको इसके बारे में पूरी मालूमात लेना हो तो हम वहाँ पर आपको जो भी स्कीमें मौजूद हैं इंशाल्लाह ग्रुप में हम उसके बारे में मालूमात देंगे। हम उसकी लिंक भी शेयर कर देंगे आपको। और अभी हमने इसका देखा भी था कि किस तरह हम डायरेक्ट वेबसाइट पर गए थे, उसी तरह आप भी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर हर स्कीम के लिए मौजूद पीडीएफ फाइलें और दीगर चीज़ें देखें और समझें। हम भी इसके बारे में आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान में तालीम के लिए ओबीसी की जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हमने कहा था वो यहाँ पर उसकी थोड़ी तफसील मौजूद है। यहाँ पर ओबीसी के लिए 2.5 लाख की 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम चाहिए। इनकम, फैमिली इनकम अगर 2.5 लाख रुपये से कम सालाना इनकम है तो वो ओबीसी के बच्चे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। डे स्कॉलर्स के लिए पहली से 5वीं 100 रुपया, मतलब ये सालाना 1000 रुपया। और पहली से 10वीं के लिए डे स्कॉलर्स के लिए, और हॉस्टलर्स हैं तो वो तीसरी से 10वीं तक के लिए उनमें 500 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगी। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ओबीसी के लिए जो अभी हमने पीछे जिक्र किया था उसमें इनकम सीलिंग जो है 1 लाख रुपया पर एनम है। वो बच्चे जिनके टोटल फैमिली इनकम 1 लाख रुपये से कम है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी के। यहाँ पर उनको 750 रुपया पर मंथ के हिसाब से और 260 रुपये तक का पूरी तफसील दी हुई है। डे स्कॉलर्स के लिए 350 से 160 रुपया है। ये तमाम चीज़ें ओबीसी बच्चों के लिए मौजूद हैं। ईबीसी के लिए भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मौजूद है वहाँ पर
और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट ईबीसी को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स को एक अच्छी खासी रकम मिलती है। तमाम तरीके के कोर्सेज के लिए उनको इसमें अप्लाई करने की सहूलत है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल लेबर एंड एम्पावरमेंट, वजारत मेहनत व रोजगार। इसमें जो बीड़ी कामगार हैं, सेने कामगार हैं और दूसरे जो वर्कर्स हैं, उनके लिए पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मौजूद है। और यहाँ पर ही आम आदमी बीमा योजना स्कॉलरशिप मौजूद है, मगर वो स्कीम सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए है। वहीं पर एक तीसरी वजारत है, वजारत कबायली उमूर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उनके लिए वहाँ पर नेशनल फेलोशिप और स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स एक मौजूद है। वहाँ पर उनके लिए एक अच्छी फेलोशिप मौजूद है, जो आप वहाँ पर जाने के बाद जो वो स्टूडेंट्स जो एसटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको वहाँ पर उसका भरपूर फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। एक और डिपार्टमेंट है वहाँ पर, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। वो जो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप उसने जारी किया है। जो एक ईबीसी बच्चे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं और जो ड्रॉप आउट का शिकार हो जाते हैं 8वीं जमात से, उनको हौसला देने के लिए और उनकी सहूलत के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। यहाँ पर 6,000 रुपये स्कॉलरशिप है और काफ़ी सहूलियात है उनको। मगर एक उसमें बात है कि जो केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है। तो ये कुछ स्कीमें थी जो वहाँ पर मौजूद है, उनकी मैंने यहाँ पर समरी पेश की। मैं चाहूँगा कि हम वापस अब उस वेबसाइट पर दोबारा जाएं, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको वहाँ पर देख सकें। हमने पहले देखा था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन टिल 31 अक्टूबर 2020 ये ओपन है स्कीम। अभी आप इसमें जाकर अपनी सहूलत के लिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट, जो एससी स्टूडेंट्स हैं, वो जाकर इसमें अपने लिए स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो गाइडलाइन है, ये जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट के नीचे एक हिस्सा होगा जिसके ऊपर गाइडलाइंस लिखा होगा। एक हिस्सा होगा फैक्ट, फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनका इसमें जिक्र होता है। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल पीडीएफ की सूरत में आपके सामने ओपन हो जाएगी और उसमें आपको तमाम तर बातें आपको मिल जाएंगी। आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं उस डिपार्टमेंट या उस मिनिस्ट्री से जो लोग आमतौर पर सवाल पूछते रहते हैं, तो उन तमाम सवाल को यकजा करके एक फाइल की सूरत में दे दिया जाता है और उसको पढ़ने के बाद उस स्कीम से मुतालिक हमारे दिल में जो भी सवाल होते हैं, ज़्यादातर सवाल का जवाब हमको इस फाइल में मिल जाता है। गाइडलाइन में मैंने इससे पहले भी एक मरतबा कहा था कि मोहताजी ख़त्म करना चाहिए हमें। हमको अंग्रेज़ी आती है, हमको हिंदी भी आती है, ये तमाम चीज़ें हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों ज़बानों में अवेलेबल होती हैं। तो हमें ये खुद से जिस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, हमें खुद से वो उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसे डाउनलोड करना चाहिए और पूरे हद तक हमको कोशिश करना चाहिए कि उसको समझ लें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी स्कीम को पूरा अलिफ से लेकर या तक पूरा समझ लें, मगर ज़्यादातर बातें आपको इंशाल्लाह उसमें आपके खुद मुताले में समझ में आ जाएंगी। बकिया बातों के बारे में आप दूसरों से समझ सकते हैं, दूसरों से सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो गाइडलाइन का दिया हुआ है, यहाँ पर अगर कुछ सवाल आपके जहन में आता है
तो उसका जवाब इंशाल्लाह ये जो FAQ नाम का फोल्डर ये फाइल है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ, इसमें आपको ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं दूसरी मर्तबा कह रहा हूँ। उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप माहिरीन से पूछ सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है, मैं भी पूरा बताऊंगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो भी पूरी बातें बताएंगे, मगर दूसरों की बताई हुई बातें और खुद का समझा हुआ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो खुद का किया हुआ ज़्यादा बेहतर होता है। आप उसके ऊपर ध्यान दें। उसके नीचे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट की का जिक्र है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर जो दो स्कीमें मौजूद हैं ये 30 जून 2020 को बंद हो चुकी है, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बीड़ी सिनेमा में काम करने वाले मतलब सिने वर्कर्स और दूसरे मजदूरों के लिए के बच्चों के लिए ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी। और आम आदमी बीमा योजना के बारे में यहाँ पर कोई ओपन नहीं, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ऑफलाइन। मतलब ये है कि आप ये गाइडलाइंस का जो फाइल है इसे ओपन कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, जो आपको मुनासिब लगे उसमें पढ़िए, और उसके बाजू में ये फैक्ट का जो फाइल है इसे डाउनलोड कीजिए, इसे पढ़िए, और उसके बाद आप उसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको करना है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये जो स्कीम है यहाँ पर, तो नेशनल फेलोशिप जो है यहाँ पर जो अभी हमने जिक्र किया था, ये 31 अक्टूबर तक ये ओपन है। उसके गाइडलाइंस का यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसकी गाइडलाइंस जाकर पढ़िए, उसके बारे में सवालात पढ़े, और फिर वहाँ पर आपको इसी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है जब वो ओपन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी का, जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसकी एक स्कीम है जिसका पीछे हमने जिक्र किया था। ये भी 31 अक्टूबर तक के लिए ओपन है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। आप इसकी गाइडलाइन और फैक्ट के जरिए इसके बारे में पूरी मालूमात लें, और उसके बाद हम आपको जब बताएंगे, जब हम आपको इसके बारे में गाइडेंस देंगे, आपको उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में जब आपको गाइडेंस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वो तमाम बातें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, खुशामदीद रियाजुल खालिक साहब। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन हो चुकी है। 31/10 तक ये ओपन रहेगी। आपको फॉर्म भरना है, तफसील मालूम कीजिए और अपना काम आगे बढ़ाइए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। दो स्कीम है यहाँ पर जो 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बच्चों के लिए और आसाम राइफल्स के लिए पहली स्कीम है, और दूसरी स्कीम जो भी है ये पुलिस पर्सन के बच्चों के लिए जो शहीद हो गए हैं पुलिस, उनके बच्चों के लिए ये स्कीम है। आप अगर इन दोनों में से किसी से आपका ताल्लुक है तो आप उसके बारे में तफसील पढ़िए, और वहाँ पर हम आपको इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक स्कॉलरशिप स्कीमें हैं यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से स्कॉलरशिप स्कीम फॉर RPF RPSF यहाँ पर मौजूद है। 31/10 तक के लिए ओपन है ये। इसके गाइडलाइंस के ऊपर से हम तफसील से बाद में बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, उसके लिए एक यहाँ पर स्कीम है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ नियर फॉर हायर प्रोफेशनल कोर्सेज NEP मेरिट स्कॉलरशिप, नेक मेरिट स्कॉलरशिप 31/10 के लिए ये ओपन है। आप इसमें हिस्सा लें। यहाँ पर हमने उसका जिक्र किया कि किस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री में ये इसने अपनी अपनी स्कीमें जारी की हैं, और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने UGC
और AICTE स्कीम से हैं। यहाँ पर UGC की जो स्कॉलरशिप है ये अभी अनाउंस नहीं हुई है पीछे। यहाँ पर ईशान उदय स्कीम है, PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी अगर कोई है तो उसके लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन तालीम के लिए ये स्कॉलरशिप मौजूद है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक स्कीम और मौजूद है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक चौथी स्कीम मौजूद है जो SC ST स्टूडेंट्स के लिए है। जो SC ST के स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज में उनके लिए ये स्कीम मौजूद है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके लिए यहाँ पर स्कीमें हैं। जो ये तमाम स्कीमें 15 अगस्त 2020 को क्लोज्ड बता रहा है, मगर उसके बाद आगे रेट डिफेक्टिव वेरिफिकेशन के लिए 15/11/2020 तक का मौका बता रहा है। ये स्कीमें क्लोज हो चुकी हैं इस साल के लिए 15 अगस्त को। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स, डिप्लोमा ऊपर डिप्लोमा के लिए, डिग्री और डिप्लोमा के लिए, यहाँ पर डिप्लोमा के लिए फॉर टीचिंग एजुकेशन, और 2 स्कीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। ये UGC की स्कीमें आमतौर पर हायर एजुकेशन के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम NSP पर मौजूद हैं। आप जिस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, तो हर स्टेट का नहीं है यहाँ पर, मगर आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पांडिचेरी, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये स्टेट स्कीम से हैं। हर स्टेट का तालिब इल्म या सरपरस्त वहाँ पर जाकर, जैसे यहाँ पर बिहार के लिए है, तो बिहार के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 स्कीमें आ जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के बच्चे जब क्लिक करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी स्कीमें मौजूद है माशाल्लाह। जम्मू कश्मीर के लिए एक स्कीम है, मणिपुर के लिए 2 स्कीमें हैं। तो इस तरह हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, और वो प्लेटफॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। हम पिछले हफ्ते में हमने, और अभी कल और आज हमने जो मालूमात हासिल की, ये इसी एक पोर्टल के बारे में हमने मालूमात हासिल की है कि इस पर कौन कौन सी स्कॉलरशिप मौजूद हैं। आपको चाहिए कि हमसे जुड़े रहें ताकि हम ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी रहनुमाई करें और करते रहें। आपका सपोर्ट, आपका साथ हमारे लिए बेहतरीन बात है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मौजूदा तरीके से, और अगर मुमकिन हुआ, अल्लाह ने रास्ता आसान किया, तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मालूमात देते रहें, आपके सामने आते रहें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बातें आज हम ख़त्म करेंगे, तो इसीलिए ज़रूरी मुझे महसूस होता है कि हम उसके बारे में एक रिवीजन कर लें, ताकि हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर ये इसका खात्मा करना आसान रहे। इसके रिवीजन में मैं पहले बता दूं कि ये पोर्टल जो है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें मौजूद हैं, UGC की स्कीमें मौजूद हैं, और स्टेट्स की स्कीमें मौजूद हैं। ये सरकारी तौर पर स्कॉलरशिप मुहैया करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको एंट्री करना है तो उसके लिए पहले आपको अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा आपके लिए कि आप अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवाएं। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपकी पूरी तफसील आपसे पूछी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पूछे जाएंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर फहरिस्त है। मैं ग्रुप में एक मरतबा फिर वो फहरिस्त रवाना कर दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
जो स्कैन करके आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर डालना है। जब आपका पर्सनल अकाउंट वहां पर ओपन हो जाएगा तो ही आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किसी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करने के काबिल बनेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि हमें जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इसमें से 50% से ज़्यादा हमारी अपनी गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से वो स्कॉलरशिप मिलने से रह जाती है और हम उनसे महरूम हो जाते हैं। और उसमें से बहुत सारी गलतियां जो हमसे होती हैं वो सबसे बड़ा उसमें हाथ ये होता है कि हम सही ढंग से अपनी मालूमात नहीं फिल कर पाते और हम सही ढंग से फॉर्म को भर नहीं पाते। अपनी मालूमात भरना है हमें, तो हमने अगर अपना नाम और अपनी दीगर मालूमात लिखी, पूरे कवायद लिखे और हमसे ही स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गई तो फिर मैच करना मुश्किल हो जाता है। हमारी तरफ से आवाज बराबर आ रही है? जरा प्लीज अपना चेक कर लें। तो जब आपने एक नाम लिखा, आपने जन्म तारीख लिखी, आपने अपनी क्वालिफिकेशन का जिक्र किया और आपके डॉक्यूमेंट्स से अगर वो टैली नहीं हो रही है या आप आगे जाकर मालूमात स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में मालूमात भर रहे हैं वहां पर और आपके जो एक आपने बना लिया है एक पोर्टफोलियो, उसकी मालूमात मैच नहीं हो रही है, तो आप खुद बखुद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के से बाहर हो जाते हैं और फिर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का सवाल ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहले हमने जिक्र किया था वो यही था कि अपनी मालूमात को सही ढंग से इसमें भरें। आपके ज़ाती कवायद जब आप दर्ज करने लगेंगे तो आपका एक ताज़ा फोटो जो है, जब इस फोटो मांगेगा तो ताज़ा फोटो स्कैन कर लें और उसको अपलोड करें। आपकी जो मार्कशीट और जितनी बातें हैं वो अच्छे ढंग से स्कैन की हुई होना चाहिए। दाग धब्बे वगैरह से बचें ताकि आपके आपके डॉक्यूमेंट से आपकी पूरी मालूमात सही ढंग से वाज़ेह ढंग से पढ़ते आए। तो ये तमाम चीज़ें जब आप क्लियरली भर देंगे, साफ और वाज़ेह तौर पर दर्ज कर लेंगे, तो आपको आगे की जो परेशानियां हैं वो बच जाएंगे और आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का रास्ता बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो जाएगा। तो हमारे अपनी तरफ से जो गलतियां हमसे होती हैं उनसे पूरे तौर पर बचें। डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करना है उसके बारे में आपको बहुत ध्यान से सब बातें नज़र में रखनी है ताकि आप एक एप्लीकेशन के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं उससे मुतालिक जितने मुमकिन कागजात हैं वो आपके सामने आ सके। तो हमारी अपनी गलतियों से हमको बचना है ताकि हमारा रास्ता एकदम ओपन हो जाए। दूसरी एहतियात हमने जो इससे पहले जिक्र की थी, हमारे मेहमानों ने भी बहुत जोर देकर कहा था कि हमें खुद तय करना है कि हम किस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें सर्च करना है। सब लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ आप जाएं जरूरी नहीं है। आपको फैसला करना है कि आपको आपकी जो काबिलियत है, आपका जो परसेंटेज है और आपकी जो कास्ट है और आपकी जो कम्युनिटी है वगैरह वगैरह के लिहाज से आपको वगैरह के लिहाज से आप किस स्कीम के लिए सूटेबल हैं ये फैसला आपको करना है। आप हमसे फिर पूछ सकते हैं कि आपके लिए मुनासिब बात क्या रहेगी। उसका एक इंशाल्लाह हम पूरा एक क्राइटेरिया आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो जब सही ढंग से आप स्कॉलरशिप स्कीम का इंतखाब करते हैं तो आपके रास्ते की दुश्वारियां और कम हो जाती हैं, क्योंकि जब हम अपने लिए सही रास्ता इंतखाब करने के काबिल बनते हैं तो वहाँ पर मुकाबला कम हो जाता है। अब होता कैसे है कि एक कॉलेज में एक स्टूडेंट ने एक स्कीम में फॉर्म भरा। उसने अपने दोस्तों को बताया, उसने अपनी सहेली को बताया, उसने कहा कि ठीक है मैं भी यही फॉर्म भरूंगा, मैं भी यही फॉर्म भरूंगी। वो फिर और ऐसे एक ही स्कीम में सब फॉर्म भर देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्कीम जो 1000 बच्चों के लिए मान लीजिए
तो वो 1000 बच्चों के लिए 25,000 फॉर्म आ जाते हैं, 1 लाख फॉर्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुकाबला टफ हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो सही हकदार होता है वो महरूम रह जाता है, और एक आदमी के हिस्से में, एक तालिब इल्म के हिस्से में 2-2 3-3 स्कॉलरशिप का सैंक्शन लेटर पहुंच जाता है, और कानूनन वो एक ही स्कॉलरशिप की रकम हासिल कर सकता है। तो उसकी बाकिया स्कॉलरशिप जो मंजूर होती है वो लैप्स हो जाती है, उसका फायदा किसी को नहीं मिलता, और वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस चला जाता है। तो आपको अपने कवायद, अपना पोर्टफोलियो जब बनाना है तो वो एकदम दुरुस्त हो, एक एक स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। आपको चुनना है कि आपके लिए सही स्कॉलरशिप कौन सी है, और आपको वक्त का इंतजार नहीं करना है कि जब आखिरी तारीख आएगी तो उस वक्त आप फॉर्म भरेंगे। हमने आमतौर पर देखा है, अब बरसों से ये काम चल रहा है, हमने आमतौर पर देखा है कि लोग आखिरी वक्त में खड़े होते हैं कि चलो आप फॉर्म भर दें। उसके बाद घबराहट का दौर शुरू होता है, क्योंकि एक साथ इतने लोग वेबसाइट पर विजिट करते हैं कि वेबसाइट हैंग होने लगती है, और वो कभी कभी बंद हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि आखिरी दिनों में हम खूब गर्दी कर देते हैं उसके ऊपर। लफ्ज गर्दी सही है, हम खूब जमा हो जाते हैं और अपने ही रास्ते को अपने बंद करने लगते हैं। आपने फैसला किया कि भाई अभी तो 1 महीना बाकी है, मगर हमको यही स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है, तो आप 1 महीना गुजरने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि 1 महीने में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने एक मरतबा जब अनाउंस कर दिया तो फिर वो अपने फैसले पर कायम रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्वारियां जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, स्कीम को अमल में लाने के लिए कुछ दुश्वारियां होती हैं, तो कभी कभी उसमें सहूलत दी जाती है, मगर ज़रूरी नहीं है। तो स्कीम का अनाउंसमेंट होता है, आप फॉर्म भर दीजिए, ताकि आप एक ऐसे वक्त में अपना फॉर्म भर सकें जब वेबसाइट पर रश कम है। तो ये कुछ बातें थी स्कॉलरशिप पोर्टल की बातें, हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक वाजे कर दूं बात में कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहली जमात से लेकर तालीम के आखिरी हद तक, जहाँ तक आप तालीम हासिल करना चाहते हैं वहाँ तक के लिए स्कॉलरशिप स्कीमें मौजूद हैं। तो आपकी हर स्कीम, आपकी ज़रूरत की हर स्कीम वहाँ पर मौजूद है, आपको चुनना है, और हम इंशाल्लाह, हमारा पूरा ग्रुप इंशाल्लाह आपको इसके बारे में सपोर्ट करेगा। हाँ, क्वेश्चन? नहीं, कर लेना सकते। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, शेयर करो। इसके होम पेज पर जाओ। ऊपर नो रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर, एकदम एकदम ऊपर। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। यहाँ पर आपके सामने गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मौजूद है यहाँ पर। और ये आपने देखा कि उसी पोर्टल पर एकदम ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है, वहीं पर हमने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई, आपको पूरा गाइडेंस किया जा रहा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। नीचे यहाँ पर 1 नंबर पर है डेट ऑफ बर्थ, 2 नंबर पर है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, 3 नंबर पर है स्कॉलरशिप कैटेगरी, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फीड करनी है वहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर
आधार नंबर है और दूसरी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है। ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करना है। आपको एक अंडरटेकिंग भी वहाँ पर सबमिट करना रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर फैमिली इनकम को जो है वो भी आपको वहाँ पर डालना रहेगा। जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद कि आपको कौन कौन सी चीज़ें। कंटिन्यू पर क्लिक करूँ, नीचे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूँ। जब आप तमाम चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर आ जाएगा। यहाँ पर तमाम कॉलम्स आप देख लें तो मौजूद है। वहाँ पर नीचे आओ और यहाँ पर एक कैप्चा है, तो पूरी मालूमात भरकर जब आप नीचे जाएंगे तो रजिस्टर का आएगा। नीचे यहाँ पर रेड बटन दिख रही है, जब आप रजिस्टर करेंगे तो अगले पेज पर पहुँचेंगे। OTP वगैरह पूछेगा। हाँ, मोबाइल नंबर जो आपके इस्तेमाल में होता है या आपके पेरेंट्स के इस्तेमाल में होता है, आप वो वही लिखिए, क्योंकि इसके बारे में जो मैसेजेस आएंगे वो आपके मोबाइल पर ही आएंगे। जब OTP जो होता है, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो OTP आएगा। जिस वक्त आप करेंगे उसी वक्त OTP आएगा और OTP आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा और OTP 10-5 मिनट में वो मैसेज खत्म हो जाता है, किसी को बताने वाला नहीं रहता वो। तो ये चीज़ें आपको करना है। चलें, तो ये थी बातें। क्वेश्चन मुझे बताओ। कैप्चा, कैप्चा यानी क्या, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन, ये यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन नजर आ रहा है। ये RX9Z12, ये यहाँ पर आपको कैप्चा जो ये जो दिख रहा है इसको कैप्चा कहते हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है, ये बाजू वाले आपके लेफ्ट हैंड पर जो चौकटा बना हुआ है, आपको उसमें ये लिखना है जो आपको नजर आ रहा है। तो समझ में आ जाता है कि आप रोबोट नहीं है, बल्कि आप कोई इंसान है जो भर रहे हैं। तो इसे जो आपके सामने स्क्रीन पर है कैप्चा, तो ये आपको वहां पर करना है। एनी क्वेश्चन मोर? जब कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अपनी कास्ट के लिए अप्लाई करें ना, वहां पर एप्लीकेशंस कम होते हैं। फैसला आपको करना है। हम उसके बारे में बता सकते हैं। कास्ट के बारे में जैसे मैंने कहा कि कास्ट के लिए फिर बहुत सारे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, OBC के लिए जो है वो जनरल स्कॉलरशिप से ज़्यादा अमाउंट उसमें मिलता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर चांसेस हैं कि ज़्यादा बेहतर तौर पर चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप मंजूर हो जाए। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में आमतौर पर तमाम बच्चों को हो जाता है जिन्होंने सही ढंग से फॉर्म भरा है। और वहाँ पर नीचे जो अभी मैंने बताया था कैप्चा, कैप्चा के नीचे रजिस्टर का है। आप रजिस्टर का बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका पोर्टफोलियो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कोई सवाल? कास्ट सर्ट अपनी कास्ट के लिए अप्लाई करें, कास्ट सर्टिफिकेट है तो। आप किसी भी स्कीम में जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जब आप किसी स्कीम में जाएंगे वहां पर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट होती है, वहां पर आपको तमाम अदारों की फहरिस्त मिल जाएगी। उन अदारों में ज़ेर तालीम बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर करस्पॉन्डेंस कोर्स है, वो जो सेंटर है, करस्पॉन्डेंस कोर्स में आपकी क्या मुराद है, ओपन यूनिवर्सिटी या जो बाय पोस्ट होता है वो आप यहाँ पर लिखें। अगर बाय पोस्ट होता है तो या ओपन यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपका सेंटर
आप जिस शहर के हैं, अगर उस शहर का सेंटर वहाँ पर उसने एनएसपी पर अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो सेंटर वहाँ पर नज़र आएगा और वहाँ के बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मानू से एमए कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा ना कि मानू का जो सेंटर आपके शहर में है वो सेंटर अगर एनएसपी पर रजिस्टर है, उसने अपनी मालूमात दी है, तो वहाँ पर वो इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में वो सेंटर नज़र आएगा। और जब वो सेंटर नज़र आएगा तो आप उस सेंटर से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है तो अपने सेंटर के जिम्मेदारों को कहिए कि वो एनएसपी पर रजिस्टर करवाएं अपने आप को, और जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो फिर आप उसको लिस्ट में देख सकेंगे। कोई भी कोर्स है जी। और कोई सवाल? सवाल, हम मुंतजिर हैं आपके सवाल के। ओपन के लिए यही, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी से अगर ताल्लुक रखते हैं तो माइनॉरिटी के लिए अलग स्कॉलरशिप है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोई सवाल? चले भाई, अपनी बात मुकम्मल करें फिर हम, इजाज़त है? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसके मुतालिक आपके जहन में कोई भी बात हो तो आपने जो फॉर्म भरा था गूगल फॉर्म हमारा लिंक के जरिए, और आप आज, अगर आपने कल भरा है तो इंशाल्लाह हम आज शामिल कर देंगे। आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस कीजिए। हम एनएसपी से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। जो जो अनाउंसमेंट हुआ है वो स्कीमें, जो अनाउंसमेंट होना बाकी है उसको हम अभी शेयर नहीं करेंगे, ना हम उसके बारे में तफसील से वहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि अभी एक मौजू पर हमने बात की और स्कीम के अनाउंसमेंट में अगर कोई फेरबदल हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए स्कीम को अनाउंस होने दीजिए। जो स्कीम्स अनाउंस हो चुकी हैं उसके बारे में हम वहाँ पर तफसील देंगे, हम तफसील से बातचीत करेंगे। आपका सवाल हमारा जवाब रहेगा, हमारी भी कुछ बातें रहेंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पूरा कर रहे हैं। कल से हम दीगर स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में बात करेंगे। और ये चीज़ तो वाजे हो गई ना कि आप जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में दाखिल हैं, वो जब एनएसपी के इंस्टीट्यूट की लिस्ट में है तो ही आपकी स्कॉलरशिप को, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा, क्योंकि आप भर ही नहीं पाएंगे अपनी। जी, चलिए हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम में। ओपन लॉस में जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हमारे दरमियान आज हमारे बहुत सारे गेस्ट, सदर, प्राइम गेस्ट और दीगर अहबाब मौजूद हैं। मैं उन सब का एक मरतबा फिर इस्तेकबाल करता हूँ। आज की प्रोग्राम की सदारत मोहतरम सलीम मोहिउद्दीन साहब के ज़िम्मे है। ये महाराष्ट्र के परभनी के श्री शिवाजी कॉलेज के शोबे उर्दू के सदर हैं प्रोफेसर अब्दुल माजिद अंसारी साहब। महाराष्ट्र कॉलेज मुंबई के वाइस प्रिंसिपल है मोहतरम शफी अनवरी साहब, मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब,
मोहतरम खलील अब्बास साहब, रियाजुल खालिक साहब, मोहतरम जान मोहम्मद साहब, मोहतरम मोहम्मद महबूब साहब, ये हमारे मेहमानों के तौर पर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं उनका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूँ और मैं चाहूँगा हमारे दोस्त रियाजुल खालिक साहब वो हमारे दरमियान अपनी बातें पेश करें। रियाजुल खालिक साहब, सर आपका इस्तकबाल है। जोग्राफिया के एक आइडियल टीचर, बेहतरीन काम है इनका, कामटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर इस्तकबाल है आपका, हम आपकी बातें सुन रहे हैं। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म को जो है मंजर आम पे लेकर आया। लेकिन इसमें एक जो हमारे इलाके की जो कमी महसूस हो रही है कि स्कॉलरशिप के ताल्लुक से सही गाइडलाइन इनको नहीं मिल पा रही है, और यहाँ पर हम लोग जिस तरह से कोशिश करते हैं लेकिन उसका सही हम लोगों को जो है वो हासिल मिलता नहीं है। जी तो ऐसी सूरत में आप हमें कोई रास्ता बताएं ताकि हम यहाँ के लोगों को जो है अपडेट करते रहे स्कॉलरशिप के ताल्लुक से। है सर, अभी हम एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम तमाम लोगों को जोड़ेंगे इंशाल्लाह, और हम एक कोर सेंटर बनाने की तैयारी में हैं कि जहां से हम तमाम ज़राए से मालूमात को जमा करेंगे और इंशाल्लाह जो हमसे जुड़ेगा, जो अदारा, जो फ़र्द जो स्कॉलरशिप के फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम उनको वो तमाम बातें इंशाल्लाह फराहम करते रहेंगे। हमारी कोशिशें जारी हैं सर। जी ये सर। दूसरी बात एक ये थी कि अभी हाल ही में एक बच्ची मेरे पास आई थी, तो उनको एक कोर्स के ताल्लुक से 25 लाख रुपए की जो है मतलब है ना उसकी फीस थी या टोटल खर्च था उसका। तो उसमें वो बैंकों से जब राब्ता कायम करती है, मिसाल के तौर पे उसने एसबीआई से राब्ता कायम की तो उन्होंने उनको जो है वो टाल दिया। इसी तरीके से और एक दो बैंकों से जब उन्होंने टाल की बात की तो उसके लिए सही तरीका क्या है उसको, कि मतलब इतनी बड़ी रकम वो किस तरह से हासिल कर सकती है? क्या उसको लोन मिल सकता है या कोई स्कॉलरशिप की कोई तरीका है उसका? स्कॉलरशिप स्कीमों के अलावा एजुकेशनल लोन भी होते हैं, जी मगर जिस कोर्स में जो भी स्टूडेंट है उस कोर्स के मुनासबत से उसका एजुकेशनल लोन सैंक्शन होता है। जी नेशनलाइज्ड बैंक में वो एप्लीकेशन कर सकते हैं और जी पूरे चांस है कि उनको वहाँ पर वो लोन मिले। जी। तो नेशनल उसके लिए बेहतर बैंक कौन से है नेशनल बैंक में? सबसे बेहतर वही पड़ती है, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक। अब वो हर एक का रवैया कहाँ पर क्या है ये आपको जजमेंट लेना है कि आपके इलाके में जी किस बैंक का रिपुटेशन अच्छा है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। जी जो भी जिस इलाके में भी हो आप जी वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। जी जी। क्योंकि ये मसला यहाँ पर जो है ना ये अभी थोड़ा सा आया था सामने, तो बच्ची काफ़ी परेशान थी। और उसमें दूसरी बात एक ये थी कि उनकी ज़मानत क्या रहेंगी उसमें? एजुकेशनल लोन के लिए बहुत आसानी रहती है और हर बैंक का अपना अलग मामला होता है, तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जिस बैंक में एप्लीकेशन करने वाले हैं वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करें और उनकी अपनी शराइत के हिसाब से वो आपको करेंगे। बहरहाल शराइत सख्त नहीं होती, आसानी से ये काम होता है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए 25 लाख की उसकी डिमांड है और उसके पास जामिन के लिए 25 लाख रुपए का कोई ऐसा सरमाया या ऐसी कोई जो है हुंडी नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेंगे फिर? नहीं, 25 लाख रुपया अगर उसके कोर्स की ट्यूशन फीस और अखराजात हैं तो ही वो मिलेगी, वरना जिस कोर्स का, जैसे मैंने कहा कि कोर्स वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, उस कोर्स के मुमकिन है उस उस बजट के हिसाब से उसका लोन सैंक्शन होगा, उसकी रकम वो होगी, वो जो मांगेंगे वो नहीं मिलेगा आपको। मौलाना आज़ाद का कारपोरेशन है, वहाँ से भी लोन मिल सकता है। बहुत सारे लोग हमारे हर शहर में ऐसे हैं जो इसके लोन के लिए एप्लीकेशन करने में लोगों की मदद
کرتے ہیں. آپ کو کہیے کہ ان سے کہ وہاں بھی ایسے افراد سے بھی وہ لوگ کانٹیکٹ کریں, ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کا لون سینکشن ہو جائے. ایز پر ریکوائرمنٹ آف کورس لون کی رقم سینکشن ہوتی ہے. اچھا, آپ کی جو کتاب تھی اسکالرشپ کے متعلق, تو اس میں جو پرائیویٹ ادارے تھے جی جیسے ٹیلنٹ ٹرسٹ ہے, کول انڈیا ہے, ریزرو بینک ہے, یہ تو ایسے ذرائع سے بھی کوشش کی جا سکتی ہے کیا؟ بالکل کوشش کی جا سکتی ہے. کل ہم انہی کے بارے میں زیادہ تر بات کریں گے کہ جو ادارے ہیں تو ان اداروں کا ذکر کریں گے, ان کی اسکالرشپ کا ذکر کریں گے, کیونکہ این ایس پی بہت اہم ہے, اسی لیے ہم نے اس کو بہت وقت دیا ہے. جی سر جزاک اللہ. چلیے پھر آپ کا تہ دل سے شکریہ ہے کہ آپ ایک بہت اہم مسئلے کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ کامیابی دے آپ کو. آمین. سر آپ کے علاقے میں ناگپور, کامٹی وغیرہ پورے علاقے میں آپ کا الحمدللہ کافی اچھا اثر ہے اور آپ کافی کام بھی ہے. اس معاملے کو کیسے وہاں پر پھیلا سکتے ہیں, کیسے میں لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ وہی چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ اس معاملے کے اندر آپ ہم کو تھوڑا سا, کیونکہ اسکالرشپ کے تعلق سے بہت پیچھے یہ علاقہ. یہاں زیادہ تر لوگوں کو بس وہی 11ویں 12ویں کے اندر جو پری میٹرک پوسٹ میٹرک کا جو رہتا ہے, بس اس میں جو اسکالرشپ ہوتی ہے, یا بہت ہو گیا ہے مولانا آزاد سے جو گرلس کے لیے جو مطلب یہ ہوتی ہے وہ. اس کے علاوہ باقی اسکالرشپ کے متعلق بہت کم معلومات ہیں یہاں پہ. اور یہاں ایسا کچھ ایک سسٹم اگر آپ بنا کے ہم کو دے سکتے ہیں, یا آپ ہم کو طریقہ بتا دیں, ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ جس سے آپ یہ سارے ذرائع جو ہے ان تک پہنچ سکے. بچوں میں قابلیت بہت ہے یہاں, لیکن ان کو جو ہے سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. جی, یہاں پہ بچوں میں قابلیت الحمدللہ بہت ہے, لیکن سرمائے کی کمی کے باعث جو ہے نا وہ اپنی منزل تک پہنچنے سے قاصر ہے. وہ آواز آ رہی ہے؟ جی تو سر ہم لوگ, ہاں آواز آ رہی ہے, تھوڑا کٹ رہی ہے. جی تو ہم دیکھیں سر, ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے. میں آپ کو ایک درد اور بتا دوں کہ ہم نے اس قومی ویبنار سیریز کی بہت بڑے پیمانے پر تشہیر کی ہے, مگر ہمارے ساتھ جڑنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے. جی ہم تو امید کر رہے تھے کہ ہزارہ بچے ہمارے ساتھ جڑیں گے, جی ہزارہ پیرنٹس ہمارے ساتھ جڑیں گے, مگر آج تک تعداد 500 تک پار کر 500 تک آئی ہے. اور اس میں بھی ویبنار میں شریک ہونے والوں کی تعداد 100 سے کم ہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہے, اگر لوگ دلچسپی لیں, لوگ یہاں پر آئیں, یہاں پر معلومات لیں, جڑ جائیں, تو انشاءاللہ ان کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. جی سر. جی وہی ہے سر کہ ہمارے یہاں جو ہے راستہ دکھانے والے الحمدللہ ہے, لیکن جن کو ضرورت ہے یعنی جو پیاسے ہے وہ خود آنے کو تیار نہیں ہے. تو سینٹر ہم اسی لیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سر. جی جی چلیے اللہ کامیاب یہاں کرے. پر ایک میسج آیا ہے کہ پہلے دن 160 لوگ تھے, اور جی ابھی جو بتا رہے ہیں تو 27 پارٹیسپینٹس بتا رہے ہیں. یہ ہم جی لوگوں کی خامیاں ہیں, بعد میں پھر ہم شکایت کرتے ہیں. بہرحال ریاض الخالق صاحب, ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ سے قبول کرے اور اسے عام کریں. میں آپ آمین. سے تفصیل سے بات کروں گا اس موضوع پر کہ ناگپور, کامٹی وغیرہ میں ہم اس کو کیسے کیسے اور شروع؟ عام کر سکتے ہیں. جی سر, شکریہ. جزاک اللہ سر. ہمارے درمیان دیگر مہمانان بھی موجود ہیں. اس میں میں شفیع انوری صاحب کو چاہوں گا کہ وہ سامنے آئیں. شفیع انوری صاحب. سر آپ ہیں ابھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا ویڈیو آف ہے. ویڈیو آف رکھا میں بغیر ویڈیو کی بات کروں گا سر. جی ہاں, جی بغیر ویڈیو کی قلم گویت بات کے کرنا چاہوں گا. منشاہ جہانم. جی جی سر, آپ نے بہت اچھی معلومات دی. یہ سب چیزیں تو الحمدللہ ویب سائٹ پر اویلیبل بھی ہے, لیکن آپ نے جس انداز سے اس کی تفہیم کرائی
یہ لوگ اتنی مشقت نہیں کرتے ہیں کہ سب ہونے کے باوجود بھی ہے تو اس کا ہے تو معلومات نہیں لیتے، اور ہمارے بچے اسکالرشپ کی اسکیموں سے بہت دور ہیں. صرف ہے تو جو اسکول میں جو ملتی ہے وہی اسکالرشپ کے سلسلے میں وہ ایکٹیو رہتے ہیں، باقی کی او بی سی وغیرہ کی جو ہے اس میں بہت کم استفادہ ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کے سلسلے میں بھی، ریسرچ اسکالر کے سلسلے میں بھی بہت سارے اسکالرشپس ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے شرکا ہے تو اس طرف بھی توجہ دیں. اور الحمدللہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی پیشنس کے ساتھ ہے تو سب معلومات رکھی تمام شرکا کے سامنے، کافی سمجھ میں بھی آئی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور آپ کی صحت اور آپ کے جذبے کو، ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں. بہت کچھ آپ سے ہمیشہ سیکھنے ملتا ہے ماشاءاللہ. میں زیادہ وقت نہ لوں گا ہمارے دیگر شرکا کا، تو بس میں یہی چاہوں گا کہ ہم سب ہے تو اس سے استفادہ کریں، اور جو آپ کے جو انسٹرکشن مل رہے ہیں، آپ جو گروپ بنائیں گے، ہم اس میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ ہوں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. اور دوسرے جو طلبہ ہے جن کو گائیڈنس کی سخت ضرورت ہے، ہمارے سمپرک میں، ہمارے رابطے میں بہت سارے طلبہ، بہت سارے تعلیمی ادارے، بہت سارے این جی اوز وغیرہ بھی ہے مائنورٹیز کے، تو اس سلسلے میں ہم بھی گائیڈنس وغیرہ کا کام کرتے رہتے ہیں. اور جہاں ہمیں کچھ رکاوٹ یا دشواری درپیش ہوں گی، انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. میں اتنی بات کہہ کر اور تمام شرکا کو ہے تو انہیں خواہشات دے کر میری بات ختم کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. شکریہ سر. یہ مسئلہ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے کہ تمام تر چیزیں مہیا ہونے کے بعد بھی ہمارے لوگ اس معلومات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. خیر، یہ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ دھیرے سے حل ہوگا. ہم مایوس نہیں ہیں، ہماری اپنی کوششیں جاری ہیں، اور آگے سے تمام احباب کا ہمیں سپورٹ ہے، ہم مدد کر رہے ہیں ہمیں، تو اس کا انشاءاللہ اثر ہوگا اور ایک بڑے پیمانے پر یہ باتیں پھیلیں گی. میں استقبال کرتا ہوں پروفیسر عبدالماجد انصاری صاحب کا. مہاراشٹر کالج ممبئی کے وائس پرنسپل ہے، ایک بہترین تعلیمی شخصیت، مالیگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیمی معاملات میں کافی پیش رفت ہے ان کی جانب سے. ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بلا سودی کاروبار کے لیے، بلا سودی قرضے کے معاملات میں، بلا سودی معاملات میں انہیں کافی پیش رفت کی. ان کی کتابیں ہیں، مسلسل مضامین بھی لکھتے رہے ہیں اور کافی اچھا کام ہے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں اور ان سے درخواست کرتا ہوں وہ ہمارے پروگرام سے مخاطب ہوں. آئیے عبدالماجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز سر، آواز میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. ہاں سر، آواز آ رہی ہے آپ کی. آواز آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آ رہی ہے. ہاں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اشفاق عمر صاحب اور ہم سب کو قوم و ملت کی، نونہالوں کی، ان کو شاندار مستقبل کو بنانے کی فکر ادا کی. یہ احساس اللہ کی خاص ودیت ہوتی ہے. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سی کوششیں اور اپنی سی کاوشیں کر رہے ہیں. اس بارے میں میں اپنی جانب سے، تمام شرکا کی جانب سے اشفاق عمر صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی سے ایک لیکچر سیریز کا انعقاد کیا ہے. اس سے یقیناً قوم و ملت کو فائدہ ہوگا. جو شرکا یہاں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، معلومات حاصل ہو رہی ہے، انہیں تو یقیناً فائدہ ہوگا ہی. یہ ریکارڈنگ جب انشاءاللہ مستقبل میں بھی دیگر عوامی امور پر موجود رہے گی، اس کو لوگ سن کر اور معلومات لے کر
میں ان تمیدی کلمات کے بعد اشفاق عمر صاحب کی کوششوں کی بھی سراہنا کرنا پسند کروں گا کہ انہوں نے مقابلہ جاتی امتحانات اور اس کے تعلق سے تمام پہلوؤں پر نہ صرف یہ کہ کئی برسوں میں کتابیں لکھی ہیں، معلومات جمع کی ہیں، بلکہ وہ اپنے طور پر انہیں لوگوں کر ان تمام معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جنون، یہ جذبہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ میں اشفاق عمر صاحب کے اندر یہ جذبہ پاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ جنون کی حد تک اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی کامیابیوں کوششوں کو کامیاب کرے۔ جہاں تک اسکالرشپ اور مقابلہ جاتی امتحانات کا تعلق ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مقابلہ جاتی امتحانات یقیناً مشکل امتحانات مانے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ تعداد میں شرکاء اس میں شریک ہوتے ہیں اور بہت کم طلبہ طالبات اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بظاہر نتیجے کے اعتبار سے بہت کم طلبہ اور طالبات کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کوشش کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو طلبہ و طالبات بھی مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے من بناتے ہیں، اس کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اور چاہے اس میں کامیاب نہ ہو پاتے ہوں، لیکن میری دانش میں وہ سب بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ مقابلہ جاتی امتحانات کے بارے میں سوچنا، اس کی تیاری کرنا، ان امتحانات میں شرکت کرنا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے۔ اس پورے مرحلے میں طلبہ طالبات کے اندر بے پناہ خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، مقابلوں کے لیے اپنے آپ کو اس لیول تک تیار کرنا کہ ہمیں پورے نیشنل لیول کا مقابلے میں جانا ہے۔ خود اعتمادی، معلومات میں اضافہ، مقابلے کی تیاری، لکھنے کا فن، پڑھنے کی خوبی، اس طرح کی بے شمار خوبیاں بچے اور بچیوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو طالب علم بھی کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی طرف سوچتا اور پیش رفت کرتا ہے، میں اسے ایک کامیاب انسان سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہ بالفرض اگر وہ مقابلہ جاتی امتحانات کے آخری حد تک نہ بھی پہنچ سکے، اپنی منزل کو نہ بھی پا سکے، تب بھی وہ ناکام نہیں گردانا جا سکتا، اس لیے کہ جیسا میں نے عرض کیا، اس کے اندر بے پناہ خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان خوبیاں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہے، وہاں وہ کامیابی کی جانب رواں دواں ہو سکتا ہے۔ اس لیے طلبہ و طالبات کو اس جانب سوچنا چاہیے کہ جب وہ مقابلہ جاتی امتحانات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے شروع کرتے ہیں اور جس منزل تک بھی وہ پہنچتے ہوں، وہ یقیناً کامیابی ہیں۔ اس ضمن میں، اس فیلڈ میں میری دانش میں کوئی بھی طالب علم ناکام ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو انگریزی میں ہم ون ون سچویشن کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پر جیت ہی جیت ہے، جہاں پر کامیابی ہی کامیابی ہے، جہاں پر مواقع ہی مواقع ہیں، جہاں پر سیکھنا ہی سیکھنا ہے، جہاں پر علم کا اور دیگر صلاحیتوں کا پا لینا اور پیدا کر لینا ہی ہے۔ اس فیلڈ میں اشفاق عمر صاحب کام کر رہے ہیں، میری دلی مبارکباد۔ میں یہ چاہوں گا کہ اشفاق صاحب کی کوششیں یقیناً اعداد و شمار کے پیمانے پر نہ دیکھی جائیں، ان کی کوششیں یقیناً کامیابی کی ہی مثال ہیں۔ ان کی کوششوں سے چاہے گنے چنے بچے ہی اس جانب راغب ہوں یا کامیاب ہوں، اس پیمانے پر ان کی کوششوں کو نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ایک آدمی، ایک فرد پورا کارواں لیے چل رہا ہے، ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے اور سخت مقابلوں کے لیے لوگوں کو ذہنی طور سے تیار کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اشفاق عمر صاحب کی کوششیں یقیناً سراہنی ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک منٹ میں اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، جیسے ابھی کسی صاحب نے سوال کے درمیان یہ پوچھا کہ اکثر طلبہ طالبات میں صلاحیتیں بھرپور ہوتی ہیں، لیکن مالی مسائل کی وجہ سے وہ مہنگے اور مشکل امتحانات کی کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے۔ جہاں تک
تعلیم اور مال کا معاملہ ہے، رشتہ ہے۔ یقیناً کچھ تعلیمی شعبے ایسے ہیں جو بہت مہنگے ہیں، خطیر رقم درکار ہوتی ہے، لیکن مقابلہ جاتی امتحانات میں عام طور سے میری معلومات کے حساب سے شاید بہت خطیر رقم درکار نہیں ہوتی۔ پھر بھی جن امور میں یا جن پڑھائی کے مرحلوں میں خطیر رقم کی درکار ہوتی ہے، اس تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج بہت سارے ادارے اس ضمن میں کام کر رہے ہیں، بہت سارے افراد اس ضمن میں کام کر رہے ہیں۔ اگر طلبہ و طالبات صحیح طور سے ان تک پہنچیں، اپنی بات رکھیں، تو یقیناً پڑھائی کے لیے حکومت کی منظور شدہ اسکالرشپ اسکیموں کے علاوہ سماج میں ایسے افراد اور ایسے ادارے موجود ہیں جو کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے مایوس نہ ہوئے بغیر اگر منظم طریقے سے ہمہ جہت کوشش کی جائے تو مالی مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یقیناً اس ضمن میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ان بچوں کی مالی اعانت کرتے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس ضمن میں یقیناً اور کوششیں ہونا چاہیے، اور مزید افراد کو اور اداروں کو اس ضمن میں آگے آنا چاہیے، اور مالی مسائل کو حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ مالی مسائل کے ساتھ تعلیم، ہمارے طبی مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل سبھی جڑے ہوتے ہیں۔ جب تک معاش کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک دوسرے مسائل شاید اتنی آسانی سے حل نہیں کیا سکتے۔ اس لیے میں اشفاق عمر صاحب کے اس پلیٹ فارم سے تمام شرکا، اداروں کے ذمہ داران اور سماج کے بھائی خان سے گزارش کروں گا کہ آئیے سماج میں مالی مسائل کے حل کی جانب بھی پیش رفت کریں، مالی مسائل کو حل کرنے کی جانب بھی تھوڑی سی کوشش کریں، تاکہ وہ طلبہ و طالبات جو صرف پیسے کی قلت کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں یا آگے ترتیب مکمل نہیں کر پاتے، ان کے مسائل کو بھی حل کیا جائے۔ بہرحال میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اشفاق عمر صاحب کی قدر کرتے ہوئے، ان کی کوششوں کی سراہنا کرتے ہوئے، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو سلام کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام شرکا سے گزارش کرتا ہوں کہ جو فکر اور جو جذبہ، جو جنون اشفاق صاحب دوسرے تمام افراد کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہم ان سے سبق لیں، ہم ان سے سیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے اس کاوش کو کامیاب بنانے کی جانب ہم بھی اپنی طرف سے مدد کریں۔ اشفاق صاحب، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بولنے کا، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر عبدالماجد صاحب کہ آپ نے اس محفل سے خطاب فرمایا۔ کسی وجہ سے ہمارے آج کے پروگرام کے صدر محترم سلیم صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، شاید نیٹ ورک کا پرابلم ہو یا کچھ اور ہو، کیونکہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہم خود بھی الجھ رہے ہیں نیٹ ورک پرابلم سے، اور ہر جگہ سے ہمیں بہرحال شکایت مل رہی ہے کہ نیٹ ورک کے مسائل کچھ زیادہ ہی پریشان کر رہے ہیں۔ خیر، انشاءاللہ ہم ان کو کسی اور دن سنیں گے۔ میں جمیل کامل صاحب سے گزارش کروں گا، جمیل کامل صاحب۔ میری آواز پہنچ رہی ہے سر آپ تک؟ جمیل صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ محبوب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ محبوب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں سر، دیر آیت درست آیت۔ آپ، ہم چاہیں گے کہ اس محفل سے کچھ خطاب فرما لیں، اپنے علاقے کی کچھ باتیں بتائیں۔ جی سر، آپ کا ہمارے شہر میں تھوڑا بارش ہو رہی۔ اچھا،
बारिश की चलिए आप, वजह से शायद हाँ आपकी आवाज भी, मेरी आपकी आवाज भी कट रही है और आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। चले इंशाल्लाह फिर किसी दिन सुनेंगे, या अभी महफिल खत्म होने से पहले अगर आप आ जाते हैं तो आपकी सुनेंगे। जमील कामिल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम, बहरहाल इतना तो है कि मसाइल ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, मगर इतना तो है कि हम इंटरनेट के तवज्जुह से जुड़ जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बरसों बाद एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं आमने सामने बैठकर। मैं सलीम मोहिउद्दीन साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर बगैर सदारती खुतबे के महफिल को ख़त्म करना चाहूँगा। आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें ये मौका इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। हाँ जमील कामिल साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज अब नहीफ हो गई है उम्र के तकाजे के तहत। अब डॉक्टर माजिद अंसारी जैसी जवासार आवाज कहाँ नहीं, आपकी आवाज आ रही है, और आपकी आवाज नहीं पहुंचने में इंटरनेट का मसला है, आपका कोई वो नहीं। आपकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत ताकतवर है माशाअल्लाह। चलिए सर जी, आपकी ये प्रोग्रामिंग है वो ताकतवर और कवि है, और तो हौसला मिलता है, पूरी उम्मत के लिए हौसलामंद है। मैं जमील कामिल, पूरी आज की जो महफिल है, ये एक एक फैमिली कम से कम 100 लोगों को ये बात पहुंचाती है आपकी। तो ये आपका जो कवि प्रोग्राम है ये उम्मत तक पहुंच रहा है, तो हम आपके ममनून और मशहूर हैं उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, कि जिनके आप तालीमी वक़ार को बुलंद करना चाहते हैं और जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए उन्हें रास्ते दिखा रहे हैं। वरना माजिद साहब तक अगर मेरी आवाज़ जा रही हो या आप तक, वरना आज तो ये है कि हम लोग इसका शुक्र अदा करते हैं कि तालीमी सिलसिले में आप जैसे रहनुमा और दीगर हजरात, अगर एक आध दो का नाम हो तो दीगर लोग जो उसका वो ख्याल करेंगे, तो उनको बस गायबाना शामिल करते हुए कि हम ऐसे लोगों की कद्र मंजिलत हमें पहचाननी चाहिए कि जो हमें उम्मत को बेदार कर रहे हैं। वरना आज तो अभी बेदारी का नहीं, बेदारी का माहौल है। वरना मालेगांव के भी जो इल्म हुनर के और शेर व अदब के नुमाइंदों का शहर तो है, तो वहाँ पे सेठों की भी कमी नहीं है। तो आपको तो किसी ने भी जैसे कि स्पॉन्सर कर दिया है, वहाँ पे हमारे शहर मुंबई में बहुत से लोग हैं जो अपने फजूल खर्ची में मुबतला हैं। अगर वो इन उम्मत के बच्चों के सर पे हाथ रख दे तो अब भी कितने डॉक्टर माजिद, डॉक्टर नजीर वाले और डॉक्टर आपके शहर में जैसे कि हमारे चचा हैं डॉक्टर रफीक, और इंजीनियर एक जैसे IAS आपके शहर से निकल के आज पूरे इंडिया में खिदमत अंजाम दे रहा है। तो कितने IAS, कितने IPS और कितने डॉक्टर इंजीनियर हमारी कौम में पैदा हो सकते हैं, वो सब आपका मरून मिन्नत होंगे। मैं आप जैसे लोग कदरदानी करते हुए आपके साथ शाना बशाना चलने में सादत मंदी समझता हूँ। तो दीगर लोगों तक जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इसके अलावा भी हम लोग इसको पहुँचाएंगे कि भाई इस तरह के लोगों का साथ दें, ताकि आपके ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं होंगे, बल्कि उम्मत के वो जो आधे अधूरे ख्वाब हैं उससे लोगों के मुस्तकबिल संवरेंगे, रोशन होंगे।
تو میں اپنے آخری میں تعلیمی تنظیمی اس بیڑے کو آپ نے جو اٹھا رکھا ہے، ایک وقت میں نے ایک بات کہی تھی، اس خطے پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کا، ڈاکٹر ماجد کا اور اچھے لوگوں کا جنہوں نے بڑے اچھے مشورے دیے امت کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے، کہ جس قوم میں تہذیب و تعلیم نہیں ہوگی اس قوم کی دنیا میں تعظیم نہیں ہوگی، کس طرح وہ نکھرے گی، وہ ٹوٹ کے بکھرے گی جس قوم میں تعلیمی تنظیم نہیں ہوگی۔ ہاں، پھر سے وہ نکھرے گی اور پھر سے وہ ابھرے گی جس قوم میں تعلیمی تنظیم ہوگی، جس کا کام آپ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا احترام کے ساتھ سلام، اور میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری رہے، ہم لوگ پھر انشاءاللہ ملیں گے اچھی نئی خبروں کے ساتھ، کہ بمبئی کے اندر بھی کچھ آپ کی کتابوں کو، جیسے کہ ڈاکٹر ماجد صاحب کے کالج میں جہاں وائس پرنسپل ہیں، اور وہاں سے لے کے تمام کالجز کو ہم اس کی فراہمی کا آج اعلان کرتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی تحریک پا کر آپ کی وہ کتاب کو اداروں تک پہنچائیں، تاکہ امت کے ارادے مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں اور ہم لوگ اپنا کھویا ہوا وقار پا جائیں۔ اور آپ کے لیے میں ساری محفل کی طرف سے پھر یہ شعر کو گردانوں یا دہراؤں کہ وقار قوم کی خاطر جو بے قرار رہے، خدا کرے وہ زمانے میں باوقار رہے۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ہمارے آج کے پروگرام کے صدر ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ سلیم صاحب، اس سے پہلے میں یہاں پر ایک جو سوال آیا، سلیم صاحب کو سامنے لائیں پہلے، اس سے ابھی ایک سوال آیا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے تعلیم کی چھوڑ دی ہے، بی ایڈ کرنا چاہتی ہے، عمر کا کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا؟ تو اسکالرشپ، ہاں، عمر کا، ایج کا کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اسکالرشپ ہمیشہ کورس کے لیے دی جاتی ہے، اس میں وہاں پر ایج کا کوئی پرابلم نہیں آتا۔ تو آپ ایج کوئی بھی ایج ہو، کوئی کورس میں اگر ایڈمیشن لے رہے ہیں تو بالکل آپ کو اپلیکیشن کریں، اور کسی بھی اسکالرشپ میں آپ کو ٹیوشن فیس اور دیگر اخراجات ملتے ہیں جو بھی اس کورس کے لیے مناسب رہتے ہیں۔ میں سلیم صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سے خطاب فرمائیں۔ سلیم محی الدین صاحب، سر آپ کا ویڈیو آن کیجیے پلیز۔ سلیم صاحب کا تعلق پربھنی سے، مہاراشٹر سے ہے، ایک اپنے علاقے کی اور مہاراشٹر کے ساتھ پورے ہندوستان کی ایک بہترین علمی و ادبی شخصیت ہیں، اور حکومتی اداروں میں جہاں بھی نصاب اور دیگر کام ہوتے ہیں وہ وہاں پر باقاعدہ مدعو کیے جاتے ہیں، اور اپنی مفید مشوروں سے وہ کامیاب قوم کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ سلیم سر، آپ کا ویڈیو آن کیجیے پلیز۔ جی سلیم صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ میں تھوڑا گاڑی پہ تھا، میں ہمارے دوست کے پاس آیا ہوں تو میں نے آن کر دیا، میں شامل ہوں، میں سن رہا ہوں جی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سنیں، آپ تو شامل نہیں رہ پائے پورا، مگر اسکالرشپ اسکیموں کے تعلق سے تو آپ بہتر جانتے ہیں، تو جی جی یا کیسے ہم اپنے بچوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے آپ اپنی باتیں پیش کر سکتے ہیں۔ بھائی میں تو اسی پر خوش ہوں کہ آپ نے اس مہم کو بہت اچھے سے، بہت پازیٹیولی، بہت مثبت انداز میں آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اب زعیم محی الدین کے نام سے وہ جوائن ہے۔ ہلو، ہاں سر بولیے۔ ہاں میرا بچہ جوائن ہے اس میں۔ اچھا اچھا، ہاں وہ شروع سے جوائن کیا ہوا ہے، اور ویری گڈ ویری گڈ۔ ہاں، کیا نام ہے سر اس کا؟ آپ کا نیٹ ورک پرابلم بتا رہے سر۔
اللہ آپ کے کام میں برکت دے، اور یقیناً یہ جزا والا کام. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے، کٹ رہی ہے مگر آ رہی ہے. ہاں تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم ہے. میں جی اگر گھر پہنچ جاؤں گا 10 منٹ میں تو پھر وائی فائی سے کنیکٹڈ رہوں گا، تو انشاءاللہ میں اس ابھی وقت بات بھی کر پاؤں گا. آپ کی باتوں کے بعد پروگرام ابھی ختم ہو جائے گا جی انشاءاللہ. جی پھر جی جی کسی وقت ہم ملیں گے. ابھی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ. حالانکہ میری نیک خواہشات تمام شرکا کے لیے، آپ کے لیے اور سبھی کے لیے. جی شکریہ. جی میں تمامی لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا. آج کے پروگرام کے صدر محترم سلیم محی الدین صاحب اور ریاض الخالق صاحب، شفیع انوری صاحب، محبوب صاحب، پروفیسر عبد الماجد انصاری صاحب اور جمیل کامل صاحب، پروفیسر جمیل کامل صاحب، یاسمین شعبے صاحبہ، تاتاج خان صاحبہ اور تمامی لوگوں کا بھیڑ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے دوست منہاج احمد خان صاحب کا میں تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر اس پروگرام میں موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں. میں جناب صدر کی اجازت سے، سلیم صاحب اجازت ہے، میں اس پروگرام کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر 3 بجے ہم دوبارہ ملیں گے. میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں پھر سے کہ ہم نے جو بھی لنک بھیجی آپ کو، تو ہمارا میٹنگ آئی ڈی اور پاسورڈ ہمیشہ یکساں رہتا ہے. تو آپ کسی بھی دن کے جو لنک ہے اس کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں روزانہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ تک روزانہ لنک پہنچے، آپ کسی بھی دن کے پروگرام کی لنک کے ذریعے اٹیچ ہو جائیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اللہ حافظ.